Good morning students, this is पूजा सक्सेना, Geography Department, Government College बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत की महत्वपूर्ण कृषि उपजों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में खाद्यान्न फसलों, सेरियल क्रॉप्स, गेहूं और चावल की फसलों के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। आज हम बेवरेज क्रॉप्स, पेय फसलों, चाय और कॉफ़ी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स, बागाती फसलें भी कहा जाता है। देखिए, प्लांटेशन क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन प्लांटेशंस कवरिंग लार्ज एस्टेट्स। विस्तृत पटल पर बागान विकसित करके उगाई जाने वाली फसलें बागाती फसलें कहलाती हैं। Unlike other crops, they are not annual crops and usually take 3 to 5 years to bear returns after they are sown. But once they start bearing fruit, they continue to do so for 35 to 40 years. दूसरी फसलों की तरह यद्यपि बागाती फसलें हर वार्षिक फसलें नहीं हैं, जिन्हें 3 से 5 साल लगते हैं फल देने की दृष्टि से, लेकिन एक बार जब उत्पादन प्रारंभ होता है तो वो उत्पादन 35-40 वर्षों तक सतत रहता है। दे रिक्वायर हैवी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हाई लेवल टेक्नोलॉजी फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोसेसिंग। दे कवर स्मॉल एरिया इन इंडिया बट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, यद्यपि इसके निवेश में बहुत लागत जाती है और बहुत उच्च तकनीक का प्रयोग होता है इसको विकसित करने के लिए, लेकिन और यही कारण है कि भारत में बहुत छोटे क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी की फसलें सिमटी हुई हैं, लेकिन इनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। There are over 30,000 plantations in India, giving full or part-time employment to over 20 lakh persons. Most of the plantations are under tea, coffee and rubber. भारत में 30,000 बागान विकसित हैं जो कि 20 लाख लोगों को रोज़गार देते हैं, और जहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं चाय, कॉफ़ी और रबर। सबसे पहले हम चाय के प्रोडक्शन को देखते हैं। देखिए, चाय एक व्यापारिक महत्व की बागाती फसल है। टी इज़ द dried leaf of a bush. It contains thein, and when added to boiling water along with sugar and milk, it gives a stimulating drink, and it's a very popular beverage crop of India. चाय मुख्यतः एक किसी झाड़ी की सूखी हुई पत्तियां हैं जो कि जिसमें थियाइन होता है, और इस वजह से ये एक उद्दीपक पेय के रूप में जाना जाता है और भारत में बहुत लोकप्रिय है। टी बुश इज सपोज टू बी इंडिजिनस टू चाइना, बट इट वॉज रिपोर्टेड बाय मेजर रॉबर्ट ब्रूस इन 1823 दैट इंडिजिनस टी bushes grew wild on the hill slopes of Upper Assam. In the year 1840, tea seeds were imported from China and commercial tea plantations were set up in the Brahmaputra Valley. देखिए, इसका जो मूल उद्भव है वो चाइना से है, लेकिन मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में ऊपरी आसाम के पहाड़ी ढालों पर इन्हें जंगली रूप में विकसित किया, और 1840 में इसका जो बीज है वो चीन से आयात किया गया, और जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें इसके प्लांट्स विकसित करके प्लांटेशंस के अंतर्गत इसको उपजाया गया। So, to begin with, tea plantations were confined to Upper Assam only, but later on, new areas such as Lower Assam and Darjeeling were also opened up to tea plantations, and by 1859, there were 30 tea plantations in Assam alone. वैसे तो ऊपरी आसाम से प्रारंभ हुई चाय की खेती, लेकिन धीरे धीरे निचले आसाम, दार्जिलिंग और 1859 तक लगभग 30 टी प्लांटेशंस असम में अकेले विकसित कर लिए गए। Later on, tea plantations were also set up in Nilgiri Hills of South India, Tarai along the foothills of the Himalayas, and in some places in Himachal Pradesh. बाद में दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर, हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्रों में तराई के अंतर्गत और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर चाय के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया।
हम देखते हैं कि चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे किस किस्म की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है? देखिए, चाय 22 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंतर्गत उत्पादित होता है। यह इसे शैडो चाहिए, छाया चाहिए, छाया में ये ज़्यादा बढ़ता है और ठंडी हवाएं या ओले इसके लिए हानिकारक होते हैं। चाय को औसत रूप में 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। यद्यपि आसाम में यह 125 से 375 सेंटीमीटर और दार्जिलिंग में 250 से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले भागों में भी उगाया जाता है। तो चाय के लिए जलवायु आर्द्र होनी चाहिए। चाय के पौधों की जड़ों में पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसकी जड़ें गल जाती हैं। यही कारण है कि इसे पहाड़ी ढालों पर उगाया जाता है। सामान्यतया समुद्र तल से 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर चाय की कृषि की जाती है। चाय के लिए गहरी और गंधक युक्त मिट्टी अच्छी होती है। विशेषकर वनों को साफ करके जो भूमि प्राप्त की जाती है, वहाँ चाय के बागान विकसित किए जाते हैं। इसके लिए उपजाऊ, मुलायम, बलुई मिट्टी जिसमें जीवांश हो तो वो अच्छा माना जाता है। चाय में एमोनियम सल्फेट, कंपोस्ट और हरी खाद दी जाती है। इसके साथ हम लेबर की बात करें तो चाय की कृषि के लिए लेबर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ह्यूमन लेबर का विशेष महत्व होता है। विशेषकर चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए इसकी एक एक पत्ती को एकत्र किया जाता है और नियमित रूप से ये काम किया जाता है। इस वजह से लेबर चाय की कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीयकरण का कारक बनता है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमने पहले भी बात की, चाय की कृषि में पूंजी निवेश अत्यधिक आवश्यक होता है। बागान विकसित करना, उनकी नियमित देखभाल करना, फिर प्लांट्स रोपना, उनका संरक्षण करना और मज़दूरों और दूसरे कर्मचारियों को वेतन देना, इन सब के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। शुरू में ब्रिटिश कंपनीज द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस सभी बागान इंडियंस के द्वारा डेवलप किए गए। परिवहन की उचित व्यवस्था भी चाय की कृषि के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि ये एक निर्यातोन्मुखी कृषि उपज है। यदि हम मेथड ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो टी gardens are set up on the cleared hill slopes where shade trees are planted in advance. ऐसे पहाड़ी ढाल जहाँ पर बीच बीच में छाया प्रदायक पेड़ भी हैं के मध्य इनको seeds are sown in the germination beds and the saplings transplanted to the garden. पहले अलग से बीजों को बोकर उनका अंकुर विकसित किया जाता है और फिर जो पौध तैयार होती है उसको रोपित किया जाता है इन बागानों के अंतर्गत। ठीक है। तो यूज़ ऑफ मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन द गार्डन्स। ऑयल केक्स एंड ग्रीन मैन्योर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी। अब हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की। भारत में following 3 areas of tea cultivation are identified according to their importance as tree producers and their location. देखिए, 3 दिशाएं देखिए। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, देन साउथ इंडिया एंड देन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिम भारत के अंतर्गत। सर्वप्रथम हमने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। It is more or less a triangular area, mainly in Assam and West Bengal. This is the most important tea producing region of India, accounting for about 3/4 production and about the same percentage of area under tea production. देखिए, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है। आसाम और वेस्ट बंगाल को यदि हम सम्मिलित कर लें, को लेकर, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग को लेकर, ये जो क्षेत्र है ये भारत का 3/4 चाय उत्पादक क्षेत्र है। और यही बात हम क्षेत्रफल के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि भारत के कुल चाय उत्पादक क्षेत्र का 3/4 क्षेत्र यहीं सम्मिलित है। Here tea plantations are small in number but fairly large in size, generally more than 200 hectares. ठीक है, यहाँ पे कम संख्या में ज़रूर बागान हैं लेकिन उनका साइज़ बड़ा है, लगभग 200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। आसाम की बात करें, आसाम जो है 51%
प्रोडक्शन करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत का। और द एवरेज यील्ड इज़ 17.9 क्विंटल्स पर हेक्टेयर इस क्षेत्र में। Two distinct areas of tea production can be identified: the Brahmaputra Valley and Surma Valley. Brahmaputra Ghati, extending from Sadia to Golpada, comprises the main tea producing belts. सादिया से लेकर गोलपाड़ा तक ये एक मुख्य चाय उत्पादक पेटी है और इसके अंतर्गत भारत का 44% चाय उत्पादन और भारत के कुल उत्पादन क्षेत्र, चाय उत्पादन क्षेत्र का 40% इसी ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है। There are 676 tea estates, mainly in the districts of Dibrugarh, Lakhimpur, Sibsagar, Darang, Kamrup, Nagaon and Golapara। तो यहाँ पर डिब्रूगढ़, लखीमपुर, सिबसागर, दारंग, कामरूप, नौगांव और गोलपाड़ा में 676 टी एस्टेट्स हैं। With the summer temperature of 30 degrees centigrade and winter temperature never falling below 10 degrees centigrade, frost-free weather throughout the year, and 300 to 400 centimeter annual rainfall extended over 9 months. The area provides ideal climatic conditions for tea cultivation. ब्रह्मपुत्र घाटी इतना आदर्श स्थान क्यों है चाय उत्पादन की दृष्टि से? क्योंकि यहाँ गर्मियों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और सर्दियों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं गिरता। पाला रहित मौसम है और 300 से 400 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा मिलती है। तो 9 मंथ्स तक इतनी आदर्श सिचुएशंस मिलने के कारण इसे टी कल्टीवेशन के लिए एक प्रमुख स्थान बनाया है ब्रह्मपुत्र वैली ने। ठीक है, इसके बाद हम बोले सुरमा घाटी। सुरमा घाटी इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एरिया इन आसाम। दिस वैली लाइंग इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस अबाउट 5% ऑफ कंट्रीज टी। ये भारत के का 5% चाय उत्पन्न करता है एंड फ्रॉम 9% ऑफ लैंड अंडर दिस क्रॉप। यहाँ चाय के अंतर्गत कुल भूमि का 9% है। ठीक है, here the tea gardens are scattered over small mounds called tilas or bheels or well-drained flats along the river and its tributaries. Here rainfall is 300 to 400 centimeter and no month is completely dry. कोई भी महीना पूर्णतः सूखा नहीं होता। 300 से 400 सेंटीमीटर यहाँ का वार्षिक वर्षा औसत है। चाय उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे पूर्ण निकासी वाले बागान विकसित हैं जिन्हें टीला और भील बोला जाता है और नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, उनकी जो सहायिकाएँ हैं, उनका भी एक क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर contributing over 22% of India's tea from about 1/4 of the country's total area under tea cultivation. भारत के कुल चाय उत्पादन क्षेत्र के 1/4 हिस्से जो कि इस वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है से भारत का 22% चाय उत्पादन होता है और इस तरह पश्चिम बंगाल अपना दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ के महत्वपूर्ण जिलों की बात करें तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार 3 महत्वपूर्ण नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ चाय उत्पादन होता है। ठीक है, ये जो द टी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल आर डिवाइडेड इनटू 2 जोग्राफिकल रीजन्स। भौगोलिक दृष्टि से इन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। दी द्वार्स इन कूच बिहार एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो कि वेल नोन है, यहाँ की जो एक एरोमेटिक टी है, सुगंधित चाय है, उसकी दृष्टि से, और ये 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, द्वार्स एंड दार्जिलिंग। सो सम टी गार्डन्स आर आल्सो फाउंड इन त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब हम बात करें साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में नीलगिरी, कार्डमोम हिल्स, इलायची पहाड़ियाँ, पालनी
and Anamalai Hills in Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka states extending from 9 degree north to 14 degree north latitudes. 9 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ, पालनी और अन्नामलाई पहाड़ियों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है। ये क्षेत्र भारत का द रीजन अकाउंट्स फॉर 25% प्रोडक्शन, ठीक है, 25% उत्पादन इस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। टी गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड ऑन द हिल स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स बिटवीन 300 एंड 1800 मीटर ऑल्टीट्यूड। पश्चिमी घाट पर 300 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी ढालों पर यहाँ चाय की खेती होती है। यहाँ के जो चाय बागान हैं वो संख्या में बड़े हैं और आकार में छोटे हैं। यदि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो उसका उल्टा है। द टेम्परेचर्स आर यूनिफॉर्मली हाई एंड द एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 400 सेंटीमीटर्स। तो और दक्षिण भारत का जो मौसम है उसमें पाला जैसी कोई संभावनाएं, उस तरह का डर है ही नहीं मौसमी दशाओं में, और तापमान जो हैं ऊंचे हैं, लेकिन वार्षिक वर्षा यहाँ पे 400 सेंटीमीटर तक है। इस वजह से यहाँ चाय का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्टिविटी इज़ हायर, जनरली 15 to 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, लेकिन यहाँ की चाय की जो क्वालिटी है वो इन्फीरियर है, ठीक है। इन साउथ इंडिया तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। यहाँ पर तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पादक है देश का 16% उत्पादन करके, और इसकी यील्ड यानी इसकी जो प्राप्ति है, लब्धि है, वो भी अच्छी है, 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर अगेंस्ट 18.5 क्विंटल्स पर हेक्टेयर फॉर इंडिया एज अ होल। यदि हम भारत में प्रति हेक्टेयर 18.5 क्विंटल से तुलना करें तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर 25 क्विंटल की लब्धि है। नीलगिरी एंड अनामलाई जो है वो 46% उत्पादन करता है, और तमिलनाडु एंड 33% जो है वो अनामलाई के द्वारा और 46% नीलगिरी के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और इस क्षेत्र में जो अन्य प्रमुख उत्पादक है वो है केरल, साउथ इंडिया में। ये 8.45% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इसके अंतर्गत आता है। यहाँ कोट्टायम, कोलम एंड थिरुवनंतपुरम आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स, and some tea is produced in Hassan and Chikmagalur districts of Karnataka. कर्नाटक राज्य में हासन और चिकमंगलूर जो ज़िले हैं वहाँ भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो हमने उत्पादन की दृष्टि से 2 एरियाज डिस्कस किए। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जहाँ ब्रह्मपुत्र वैली, सुरमा वैली महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल में दुआर एंड दार्जिलिंग। इसके बाद साउथ इंडिया में हमने देखा तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल, नीलगिरी, कार्डमम हिल्स, पलनी एंड अनामलाई हिल्स के अंतर्गत उत्पादन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो देहरादून, अल्मोड़ा एंड गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तरांचल और कांगड़ा वैली और मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में मंडी और डिस्ट्रिक्ट और कांगड़ा वैली, उत्तरांचल में गढ़वाल ज़िले, अल्मोड़ा और देहरादून के अंतर्गत चाय उत्पादन होता है। ग्रीन टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अलावा बहुत थोड़ी मात्रा में उत्पादन झारखंड में भी होता है। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटो के अंतर्गत जो ज़िले हैं रांची और हज़ारीबाग, वहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस साइड ऑफ इंडिया आल्सो। तो जो चाय का प्रोडक्शन है उस दृष्टि से हम भारत में डिस्ट्रीब्यूशन को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया: नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया।